दिनांक 12 जुलाई 1660 आषाढ़ी पूर्णिमा की रात थी। पन्हाड़गढ़ पर 8000 मावले थे। उनमें से चुनिंदा 600 जिगरबाज मावलों के साथ शिवाजी राजे गढ़ उतरने के लिए तैयार हुए। उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे, फुलाजी प्रभु देशपांडे यह वीर बंधु थे और बांदल देशमुखों के अन्य शूर वीर मावले। तेज वर्षा हो रही थी। सबसे आगे मार्ग दिखाने वाले गुप्तचर जा रहे थे। उनके पीछे पीछे घने अंधेरे में कम से कम आवाज करते हुए, बिना भीड़ करते हुए टुकड़ियों में मावले जा रहे थे। साथ में 2 पालखियां थी। एक पालखी में राजे बैठे, दूसरी पालखी खाली ही थी। उतरते उतरते जैसे पालखी हिल रही थी, 600 मावलों के हृदय भी तेजी से धड़क रहे थे। कितना खतरनाक मार्ग था वो। कीचड़ में से बिना पैर फिसले नीचे उतरना, जंगल के कांटे, सांप, बिच्छू किसी की भी परवाह न करते हुए मावले बस दौड़ रहे थे। और अब गढ़ के नीचे का भाग आया, जहां घेरा था वह प्रदेश। परंतु गंगाधर पंत के शरणागति के प्रस्ताव से सैनिकों पर मानो मोहिनी छा गई थी। तेज वर्षा और तूफानी हवा के कारण सब अपने अपने तंबू के अंदर थे और कुछ तो जश्न मना रहे थे। 4 महीनों की कड़ी मेहनत का फल, शिवाजी शरण आ रहा है, इस खुशी में सब धुंध थे। कल्पना करो इस समय मावलों की और शिवाजी राजे की अवस्था कितनी तनावपूर्ण होगी। पकड़े गए तो खैर नहीं, माँ भवानी का स्मरण करते हुए चुपचाप फिर भी तेजी से, चपलता से मावले आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने घेरे का प्रदेश पार कर लिया। खुश, सबके मन में खुशी की लहर छा गई। मगरमच्छ के मुंह से सही सलामत बाहर निकले, परंतु अभी भी बहुत अंतर बाकी था। विशालगढ़ 22 कोस दूर था। 1 कोस यानी अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर, और ये अंतर पैदल पार करना था। घोड़े वगैरह नहीं थे। सारे मावले अपनी पूरी शक्ति पैरों में एकत्रित करते हुए बस भाग रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। जौहर की छावनी अब काफी पीछे रह गई थी। रात के कीड़ों की किर किर, बारिश की आवाज और साथ ही कीचड़ के कारण मावलों के पैरों की हो रही आवाज, सबकी मानो जुगलबंदी शुरू थी। उतने में झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। क्या था वो? कोई जंगली जानवर? उससे भी खतरनाक, वो थे सिद्दी जौहर के जासूस। किसी ने हमें देखा, सबको समझा। मावलों के मन में बिजली की गड़गड़ाहट हुई। कौन थे, कितने थे, पता नहीं। उनको ढूंढकर मारने जाओ तो समय व्यर्थ होगा। इसलिए सबने तुरंत प्लान बी योजना अमल में लाई। जैसा पहले से ही तय हुआ था, शिवा काशिद महाराज के वेश में तैयार था। उसने राजे को मुजरा किया और वो पालखी में बैठा। शिवा को सूचना दी गई थी, जितना हो सके मुंह नहीं खोलना। जौहर के साथ सुलह की बातें पन्हाड़गढ़ के किलेदार करते रहेंगे। वह पालखी और कुछ 15-20 सैनिक मुख्य रास्ते से मलकापुर की ओर आगे बढ़े और शिवाजी राजे की पालखी घने जंगल के अंदर घुसकर दूसरी दिशा से विशालगढ़ की ओर बढ़ी। पन्हाड़गढ़ पर मसई का पठार है, वहां मसई देवी का मंदिर भी है। साधारण इसी स्थान से 2 पालखियों ने 2 दिशाओं में प्रस्थान किया। उधर सिद्दी जौहर को यह खबर मिली। शिवाजी भाग निकला। उस पर मानो वज्राघात ही हुआ। वो प्रचंड क्रोधित हुआ, निराश हुआ। उसकी 4-4.5 महीनों की सच्ची मेहनत पर पानी फेरा गया था। उसने सिद्दी मसूद को, जो उसका जमाई ही था, उसे बोला, दिलेर मसूद, तुम फौरन शिवाजी का पीछा करो। हमारी आंखों में धूल झोंक कर वो शिवाजी भाग गया। तेजी से जाओ, उसे पकड़ कर ले आओ। फौज लेकर मसूद निकल पड़ा। अंधेरे में खराब रास्ते से आगे आगे बढ़ रहा था। घोड़ों के पैर घुटने घुटने तक कीचड़ में घुस रहे थे। बड़ी कठिनाई से बहुत अंतर पार करने के बाद उन्हें पालखी और 15-20 मावले दिखे। खुशी से मसूद चिल्लाया, ठहरो। मसूद के सैनिकों ने पालखी को घेर लिया। कौन है अंदर? यह पूछने पर मावलों ने शिवाजी राजे है यह बताया। विजय का आनंद मनाते हुए मसूद की फौज शिवाजी को लेकर जौहर के छावनी में आई। जौहर भी खुश हुआ। पन्हाड़गढ़ के किलेदार त्र्यंबक भास्कर ने चतुराई से बातचीत प्रारंभ की।
क्षमा याचना की। कैसे भी करके राजे विशालगढ़ तक पहुंचने तक जौहर को उलझाए रखने का प्रयास वे कर रहे थे। तभी अचानक दूसरा जासूस आया। फिर से जौहर को खबर दी कि शिवाजी गजापुर की तरफ भागे जा रहा है। जौहर बोला, यह क्या कह रहे हो? शिवाजी तो मेरे सामने है। शिवाजी राजे का अभ्यास कितना गहन है देखो। उनको पता था जौहर की छावनी में ऐसा कोई नहीं है जिसने शिवाजी महाराज को प्रत्यक्ष देखा हो। परंतु प्रतापगढ़ के युद्ध के समय फाजल खान, अफजल खान का बेटा और बाजी घोरपड़े थे। उनको पता था कि अफजल खान ने शिवाजी राजे के सिर पर जोरदार वार किया था। कपाल पर उस घाव का कुछ तो निशाना अब भी होगा। पगड़ी उतारकर जांच की गई, निशान नहीं था। एकदम छावनी का नूर पलटा। गनीम ने हमें धोखा दिया। गुस्से से लाल जौहर ने शिवा के गर्दन पर शमशीर रखी और पूछा, कौन है तू? अब तक संयमित रुके हुए शिवा काशिद ने हंसकर बोलना शुरू किया, मैं शिवाजी ही हूँ। मेरे पास भी मेरे शस्त्र है। मेरी प्रजा मेरे आगे सिर झुकाती है और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। मैं हूँ नेवापुर गांव का नाई शिवा काशिद। जौहर तो पगला ही गया। उसने गुस्से से पूछा, बताओ असली शिवाजी कहाँ है? शिवा बोला, हमारा राजे गरुड़ है, गरुड़। तुम्हारे जैसे मामूली शिकारी के हाथ नहीं आएंगे, वो तो गए। अगले ही क्षण जौहर की तलवार शिवा काशिद के पेट से आर पार हुई। वीर योद्धा समान सीने पर वार लेते हुए निष्ठावान शिवा काशिद ने स्वराज के लिए अपना अमूल्य बलिदान दिया। आप कभी कोल्हापुर गए तो पन्हाड़गढ़ जाइए, वहां शिवा काशिद की समाधि है। वहां जरूर जाइए, नतमस्तक होइए। आज भी स्वराज निष्ठा के स्पंदन आपको अनुभव होंगे। जौहर ने फिर से मसूद को शिवाजी को पकड़ने भेजा, परंतु जौहर सावध था। ऐसे भी हो सकता है कि शिवाजी भाग गया यह झूठी खबर फैले और असली शिवाजी पन्हाड़गढ़ पर ही हो। इसलिए आधी फौज मसूद के साथ दी और आधी फौज के साथ जौहर ने पन्हाड़गढ़ पर हमला किया। प्रातः काल आ गया। 13 जुलाई 1660 आषाढ़ वद्य प्रतिपदा का दिन शुरू हुआ। रात भर मावले दौड़ रहे थे, परंतु विशालगढ़ अब भी 6 कोस दूर था। पीछे से घोड़े के टापों की आवाज आई। अब हम कितने भयंकर संकट में फंस गए हैं, सबको समझ गया। तब शिवाजी राजे गजापुर की खिंड के पास थे। खिंड मतलब लंबी तंग घाटी, इंग्लिश में जिसे रवीन कहते हैं। ऐसी अवघड़ राह कि कितना भी प्रयास करो, ज्यादा लोग एक साथ आगे जा ही नहीं सकते। अब तक राजे की आज्ञानुसार चलने वाले बाजी प्रभु देशपांडे ने हक से शिवाजी राजे को ही आज्ञा की, राजे आप 300 मावले लेकर विशालगढ़ की ओर बढ़िए। हम 300 मावलों के साथ शत्रु को यहाँ रोक कर रखते हैं। आप विशालगढ़ पहुँचते ही तोपों की सलामी दीजिए। तोपों की आवाज सुनाई देने तक हम एक भी शत्रु सैनिक को यह घाटी पार नहीं करने देंगे। राजे का कहना था कि शत्रु की संख्या अधिक है, सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। परंतु 50-55 वर्ष के बुजुर्ग बाजी प्रभु ने राजे को थोड़ा डांट कर ही आगे भेजा। भरे मन से शिवाजी राजे 300 मावलों सहित विशालगढ़ की ओर निकले। बाजी प्रभु देशपांडे ने सैन्य रचना ऐसे की थी कि घाटी के ऊपर चढ़कर 50 मावले पत्थर बाण नीचे फेंक कर शत्रु को मारेंगे। नीचे घाटी के अग्रभाग पर 50 मावले, उनके पीछे 50, उनके पीछे 50, ऐसे टुकड़ियों में मावले खड़े थे, ताकि यदि अपना कोई भी मावला गिर पड़ा तुरंत पीछे वाला मावला उसकी जगह लेगा। चाहे कुछ भी हो, राजे को वचन दिया है, शत्रु को घाटी पार नहीं करने देंगे। और इस पूरे व्यूह के अग्रस्थान पर मध्य में खड़े थे, दोनों हाथों में दांड पट्टा लिए बाजी प्रभु देशपांडे। दांड पट्टा यानी तलवार जैसा ही दुधारी शस्त्र होता है, जिसे अंग्रेजी में गॉन्टलेट स्वॉर्ड कहते हैं। इसे ग्लव्स समान पहनकर युद्ध किया जाता है, ताकि फोर आर्म की, प्रकोष्ठ की भी पकड़ मिल सके और एक्सटेंडेड ग्रिप का फायदा मिले। गौर करो, सिद्दी मसूद की 3000 की फौज तरोताजी थी और ये 300 मावले रात भर वर्षा में दौड़ रहे थे।
पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं। शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देना है, इस एकमेव ध्येय के साथ हर हर महादेव की गर्जना करते हुए मावले अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। ऊपर से हो रही पत्थर बाणों की वर्षाव से ही सिद्दी मसूद के सैनिक जख्मी हुए। जो वो पार करके आगे बढ़ सके, उनके सामने साक्षात रुद्र का अवतार दोनों हाथों में दांडपट्टा लिए खड़ा था। भयंकर रणकंदन शुरू था। सारे बांदल देशमुख वीर मावले आवेश के साथ लड़ रहे थे। उधर पीछे से सिद्दी मसूद पूछ रहा था, हमारी फौज आगे क्यों नहीं बढ़ रही? साथी ने कहा, मरहट्ठों ने अड़ा कर रखा है हुजूर। मसूद गुस्से से आगे निकला। ऐसे कैसे रात भर भागकर थके हुए मामूली लोगों को अपने बहादुर सैनिक शिकस्त नहीं कर सकते? और उसने देखा सामने ही एक बुजुर्ग खून से लथपथ हुआ, 2 हाथों से हथियार ऐसे घुमा रहा है, एक बार में आसपास के 4-5 सैनिक नीचे गिरे जा रहे हैं। या अल्लाह, क्या शैतान है ये काफर। दोपहर के 2 बज चुके। वास्तव में अब तक शिवाजी राजे विशालगढ़ तक पहुंच जाने चाहिए थे, परंतु संकट आते हैं तो सब साथ में आते हैं। हमने पिछले भाग में देखा ना कि चतुर सिद्दी जौहर ने विशालगढ़ के रास्ते पर सूरवे और पालवणीकर इन आदिलशाही सरदारों को पहले से ही तैनात रखा था। पन्हाड़गढ़ पर घेरे के अंदर रहने के कारण इसकी खबर शिवाजी महाराज को नहीं थी। सामने विशालगढ़ है, ऊपर अपना भगवा दिख रहा है, परंतु वहां पहुंच नहीं सकते। रात भर दौड़कर थके हुए मावलों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ सूरवे पालवणीकर से झूंझना शुरू किया। अंततः दोपहर 4 बजे शत्रु का घेरा भेद लिया। पन्हाड़गढ़ से निकलने के बराबर 21 घंटों बाद राजे विशालगढ़ पहुंचे और तुरंत तोपों की सलामी दी गई। तोपों की आवाजें घूमी। वो तोपों की आवाजें नहीं थी, मानो शिवाजी राजे स्वयं आर्तता से पुकार रहे थे, आओ बाजी आओ, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम गढ़ पर सुरक्षित पहुंच गए, आप भी जल्दी से आओ। उधर गजापुर की घाटी में बाजी प्रभु शौर्य की पराकाष्ठा कर रहे थे। शरीर का एक भी भाग ऐसा नहीं था जहां घाव न हो। उनके बंधु फुलाजी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। मावलों की संख्या भी कम हो रही थी, परंतु उन बचे हुए मावलों में बाजी चेतना जगा रहे थे। लड़ते रहो। तोपों की आवाज सुनाई देने तक एक भी शत्रु सैनिक घाटी के पार न जा सके। हर हर महादेव। वह अद्भुत दृश्य देखकर सिद्दी मसूद हैरान हो गया। उसे समझा, ये सामने वाला लाल लाल बंदा जब तक लड़ रहा है, हम आगे नहीं जा सकते और वो किसी के भी शमशेर से परास्त नहीं हो सकता। मसूद ने फरमान छोड़ा, बंदूक लेकर आओ। पन्हाड़गढ़ से बंदूक वाला लाया गया और उस बंदूक की गोली से बाजी प्रभु नीचे गिरे। उन्हें मावले पीछे ले आए। अन्य बांदल वीरों ने उनका स्थान लेकर लड़ाई जारी रखी। उस अवस्था में भी बाजी पूछते हैं, तोपों की आवाज? मावले बोले, नहीं हुई बाजी। उनके इच्छा शक्ति का सामर्थ्य देखो। गोली लगी हुई और बाजी प्रभु जोश से उठकर लड़ने निकल रहे थे। हाँ, राजे को वचन दिया था ना, तोपों की आवाज सुनाई देने तक शत्रु को घाटी पार नहीं करने देंगे। तब ही उन्हें तोपों की आवाजें सुनाई दी। बाजी प्रभु के चेहरे पर स्मित प्रकट हुआ। राजे को अंतिम मुजरा करके बाजी प्रभु ने आंखें बंद की। गजापुर की खिंड बाजी प्रभु और बांदल मावलों के रक्त से पावन हुई। पावन खिंड। अरे तोफे आधी नमरी बाजी संगा मृत्यूला, क्या तोफे आधी नमरी बाजी संगा मृत्यूला, अंशला घाल स्वातंत्र्य संगती रिपुवरी घाला।